हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सी विवेक धर्मशी और हम एक वीडियो बना रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये आपका पार्ट 2 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है। इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और खास करके म्यूचुअल एजेंसी और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स पर डिस्कस किया। आई होप आपने वो वीडियो देखा है और अगर नहीं देखा तो पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 अच्छी तरह से देख ले, जिससे आपको कंटिन्यूटी रहे और सब अच्छी तरह से समझे। अब पार्ट 2 में हम लोग फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखने वाले हैं, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखेंगे और डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखेंगे। तो ये 3 चीजें हम लोग इस पार्ट में कवर करने वाले हैं, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड अ स्मॉल पार्ट ऑन व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, या डीड और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 का पार्ट 2। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है 2 or more members। नाउ यू नो दैट फॉर अ पार्टनरशिप मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 2। एक से तो पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकता। यस और नो, श्योर अबाउट दिस? ओ अच्छा, उसमें भी ओनली पर्सन्स, ध्यान से देखना बेके, only persons recognized by law can become partner. Yes or no? Only persons recognized by law can become a partner. Only they can make a partnership. जो persons are not recognized in the eyes of law cannot become a partner. इसका मतलब कल जाकर समझ लीजिए देयर इज अ फर्म यूनिक सॉल्यूशंस जिसमें 3 पार्टनर है ए, बी और सी, और एक फर्म है जिसका नाम है ऑप्टिमम सॉल्यूशंस जिसके 3 है पी, क्यू और आर। तो क्या यूनिक सॉल्यूशंस और ऑप्टिमम सॉल्यूशन, क्या ये दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज लॉ के नजर में पार्टनरशिप फर्म एक अलग पर्सन नहीं है। लॉ के नजर में पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म आर वन एंड द सेम। जहां पर मेरा 4th पॉइंट यहां पर आप देखिए आ रहा है, नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अगर आपको याद होगा, अगर एक कंपनी होती, ध्यान से देखिए, यूनिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और इसके 3 मेंबर होते ए, बी और सी, तो लॉ के नजर में यहां पर 3 लोग हैं या 4 लोग हैं? 4 लोग हैं। यस, क्योंकि ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है और यूनिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ये चौथा है। लॉ के नजर में देयर आर 4 पर्सन्स बिकॉज कंपनी और उसके मेंबर्स का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। ये हमने कंपनीज एक्ट 2013 में देखा है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म और उसके पार्टनर्स अलग नहीं है। लॉ यूनिक सॉल्यूशन और एबीसी में डिफरेंशिएट नहीं करती। लॉ के नजर में यूनिक सॉल्यूशन है ही नहीं। लॉ के नजर में सिर्फ 3 लोग हैं, ए, बी और सी। लॉ के नजर में ऑप्टिमम सॉल्यूशन जैसा कुछ है ही नहीं। लॉ के नजर में सिर्फ और सिर्फ है पी, क्यू और आर। सर क्या ए, बी, सी और पी, क्यू, आर, क्या ये 6 लोग मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं? 100%। क्यों नहीं बना सकते सर? लेकिन ए तो पहले से एक पार्टनर है यूनिक सॉल्यूशंस में। ये किसने कहा कि एक व्यक्ति बहुत सारी पार्टनरशिप फर्म्स में पार्टनर नहीं बन सकता? बिल्कुल रह सकता है। एक पर्सन बहुत सारी पार्टनरशिप फर्म में जो है पार्टनर रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए, बी, सी और पी, क्यू, आर, ऐसे ये 6 लोग मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। लेकिन आप कहोगे कि यूनिक सॉल्यूशंस और ऑप्टिमम सॉल्यूशंस मिलकर पार्टनरशिप बनाए तो वो अलाउड नहीं है बिकॉज दे आर नॉट द पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। क्या यहां तक आपको ये पूरा क्लियर हो गया? फर्स्ट और 4th पॉइंट देखिए, मैंने एकदम अच्छी तरह से आपको फर्स्ट और 4th पॉइंट के बारे में क्लियर कर दिया। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? अब पार्टनरशिप का
जो नेक्स्ट एक फीचर इंपॉर्टेंट है वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब आपको तो मालूम है कि अगर आपकी फर्म की लाइबिलिटीज, कल जाकर आपकी फर्म डिसॉल्व होती है और आपकी फर्म की लाइबिलिटीज 2 करोड़ है और आपके फर्म के असेट्स जब आपने रियलाइज किए तो सिर्फ 1 करोड़ ही आया, तो अभी भी नेट 1 करोड़ आपको आपके क्रेडिटर्स को पे करना है। आपको मालूम है ये 1 करोड़ अब कहां से आएगा गाइज? अब पार्टनर्स को अपने पर्सनल असेट्स बेचने होंगे और ये लाइबिलिटी चुकानी होगी। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है जब तक आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी आप पे नहीं कर लेते, पार्टनर्स चैन से नहीं सो सकते, शांति से नहीं बैठ सकते। नहीं, अगर फर्म के असेट्स आर इनसफिशिएंट तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल असेट्स बेचकर आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी को पे करना पड़ेगा। दैट इज द बिगेस्ट स्टुपिडिटी। पार्टनरशिप का एक ये खास फीचर है कि पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। क्लियर? श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी। सो यहां पर हमने ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट किया। अब थर्ड देखते हैं, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। गाइस, इंडिया में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। यस, कंपल्सरी नहीं है, आपके ऊपर है। आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। लेकिन आप जब मेरे पार्टनरशिप का पार्ट 11 देखेंगे, इस एक्ट का पार्ट 11 जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आपको उसके साथ बहुत सारी डिसेबिलिटीज आएगी। डिसेबिलिटीज का मतलब है यू विल बी एट अ डिसएडवांटेज। आपको बहुत सारे दिक्कतें आएंगी, आपको बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो इनडायरेक्टली क्या होता है, इंडिया में फिर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना ही पड़ता है। क्लियर है? तो ऐसा तो गवर्नमेंट ने कोई फोर्स नहीं किया, लॉ में कहीं कंपलसरी नहीं लिखा, लेकिन हाँ ये जरूर लिख दिया कि आपने रजिस्टर नहीं किया ना तो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, जो आप पार्ट 11 में देखोगे। और ये सोचकर फिर इंसान जो है अपनी फर्म की रजिस्ट्रेशन कर देता है। क्लियर? परफेक्ट। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब आप ये समझिए कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, और समझ के चलिए कि सी को अपना इंटरेस्ट मिस्टर डी को अगर बेचना है, उसको अपना शेयर जो है ट्रांसफर करना है। गाइस, आप बिलीव नहीं करेंगे, सी ये नहीं कर सकता जब तक ए और बी उसको अपनी परमिशन ना दे। यस, यू आर राइट। एक पार्टनर अपना फर्म में इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक सब पार्टनर्स उसे एग्री ना करें। सर मेजॉरिटी चलेगा? मैंने मेजॉरिटी का बोला क्या? नहीं सर, मतलब अगर यहां पर ए, बी, ई, जी, एफ रहा तो जब तक सब पार्टनर्स एग्री नहीं करते आपके ऊपर ट्रांसफर का रिस्ट्रिक्शन रहेगा। यहां तक मैं आपको बोल दूं, अगर आपको लेट अस से सी कहता है कि मुझे मिस्टर डी को एडमिट करना है, मुझे एक नया पार्टनर एडमिट करना है, तो वो भी वो नहीं कर सकता जब तक बाकी के पार्टनर्स उसको हाँ नहीं कहते। मेजॉरिटी नहीं, यहां पर ऑल लागू होता है। जब तक सब पार्टनर्स एग्री ना करें आप नहीं कर सकते। आप सोचिए, कंपनी में जब हमारे पास शेयर्स होते हैं और हमें शेयर्स किसी को बेचना है तो क्या हमें पूछना पड़ता है? नहीं। मैं रोज स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग करता हूं, मेरे पास काफी कंपनीज के शेयर्स हैं, तो जब मैं कंपनीज के शेयर्स बेचता हूं तो क्या मुझे बाकी के शेयर होल्डर्स को पूछना पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा है गाइस, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? एक एक पॉइंट को मैं आपको एकदम अच्छी तरह से समझ रहा हूं। आई होप आप भी अपने नोट्स बनाते रह रहे हैं, साथ साथ आप अपने नोट्स बना रहे हो। उसके बाद बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। अब मैंने आपको कहा था कि अगर आपको ए, बी और सी इन्हें बिजनेस चलाना है साथ में मिलकर, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और हमने पार्ट 1 में देखा है कि एक एग्रीमेंट से ही 3 लोग पार्टनर बनते हैं, ना कि स्टेटस से।
स्टेटस से ऑटोमेटिकली कोई पार्टनर नहीं बनता। पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट की जरूरत होती है, तभी जाकर आप पार्टनर बनते हो। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? नेक्स्ट, पार्टनर्स जो हैं दे शुड बी competent to contract. Now it is very important, और अगर आप ये शब्द competent to contract समझना चाहते हैं तो you should actually go and read Indian Contract Act. बट मैं आपको 2 मिनट में यहां पर बता दूं, competent to contract का मतलब, अगर समझ लीजिए कोई व्यक्ति माइनर है, गाइस आप पार्टनर नहीं बन सकते। सर क्यों? बिकॉज इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर इज इनकम्पिटेंट टू डू कॉन्ट्रैक्ट, और इसीलिए माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई दूसरा व्यक्ति है हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, आप अनसाउंड माइंड समझते हैं, जो पागल है, जो जिसको समझता नहीं है उसके लिए क्या सही और क्या गलत है, आप अनसाउंड माइंड के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप अनसाउंड माइंड को भी पार्टनर नहीं बना सकते। सर क्यों? बिकॉज एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इवन अनसाउंड माइंड्स आर पीपल आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मतलब वही लोग पार्टनर बन सकते हैं विच आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। क्लियर है? एंड द लास्ट पार्ट, ऑब्वियसली पार्टनरशिप इज ओनली फॉर अ लॉफुल बिजनेस। याद रखना है, कोई इलीगल या अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाई जा सकती। आप सिर्फ एक लीगल, एक लॉफुल बिजनेस जो गवर्नमेंट अलाउ करती है उसी के लिए ही पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? तो यहां पर हमने पार्टनरशिप फर्म के सब कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। इस पर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। आई विल सीरियसली से कि आप इसको एकदम अच्छी तरह से प्रॉपरली अपने नोट्स बना लें। अब आप देखेंगे तो यही पॉइंट्स को मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज में तोड़ने वाला हूं। आगे देखते हैं एडवांटेज। तो अब सबसे पहला एडवांटेज जो है वो ये है कि इट इज इजी टू फॉर्म। यस, इतना ज्यादा कोई टेंशन वाला बात नहीं है। कंपनी को फॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है, बट पार्टनरशिप बनाना इज वेरी इजी। प्लस आप देखेंगे तो कंपल्शन भी नहीं है कि आपको लीगल फॉर्मेलिटीज करनी है। हमने पीछे भी देखा, आपको रजिस्ट्रेशन करने का भी जरूरत नहीं है। प्लस एक्ट तो यहां तक कहता है कि अगर आप चाहें तो पार्टनरशिप डीड आपकी ओरल भी हो सकती है और राइटिंग में भी हो सकती है, तो वो भी आपको टेंशन नहीं है। यस और नो? नेक्स्ट, आप चाहें तो लार्ज रिसोर्सेस अवेलेबल करवा सकते हैं। गाइस देखिए, अकेला बिजनेस करने पर इंसान कहां तक पैसे लाएगा, लेकिन जब 2 या 2 से ज्यादा लोग हो और आप मिलकर बिजनेस करें तो ऑब्वियसली इट इज possible to pool a lot more resources obviously as compared to sole proprietor, because जब 4 लोग होंगे तो 4 लोग मिलकर पैसा लाएंगे, जब 8 लोग रहेंगे तो 8 लोग मिलकर पैसा लाएंगे। जितने ज्यादा पार्टनर्स रहेंगे आप उतना ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट कर पाओगे, उतना ज्यादा एफर्ट्स कंट्रीब्यूट कर पाओगे, उतना ज्यादा बिजनेस को टाइम दे पाओगे ग्रो करने के लिए। सो रिसोर्सेज जिसमें हम कैपिटल, टाइम, एफर्ट, स्किल्स की बात करते हैं, ये आपको अबंडेंट क्वांटिटी और क्वालिटी में अवेलेबल रहेगा। बेटर डिसीजन लेने में होगा। अब गाइस जब आप पार्टनरशिप करते हैं तो क्या हम कहें कि सबके सब बिजनेस के ओनर्स हैं, और जब सब ओनर्स हैं तो कहना है से सबके पास इक्वल अधिकार है डिसीजन में लेने का। कल जाकर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कहना है से वी कैन ऑल सिट टुगेदर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। गाइस जब आप अकेले होते हो तो हो सकता है कि आप रेकलेस या घाई में डिसीजन ले लो, लेकिन जब बेटर डिसीजन लिया जाए, जब आप बेटर डिसीजन लेते हो तो, लेकिन अगर आपके साथ दूसरे पार्टनर्स भी जुड़े हो तो ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। बिकॉज आप डिसीजन में आप अकेले नहीं, 4 लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं और जो डिसीजन रहता है वो हमेशा राइट होता है। नेक्स्ट, अगर पार्टनरशिप है तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है बिजनेस में। यस और नो? बिजनेस बिकम्स फ्लेक्सिबल। कल जाकर आपको अपना बिजनेस का साइज, नेचर चेंज करना हो तो आसान होता है। कल जाकर आपको कोई ब्रांच ओपन करनी है तो आपका दूसरा पार्टनर देख लेगा। अकेला इंसान कहां तक पहुंचेगा? इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर आपको बिजनेस को एक्सपांड करना है तो ऑब्वियसली जितने ज्यादा पार्टनर्स उतनी ज्यादा स्केल हो सकता है, उतने ज्यादा स्पीड से स्केलिंग हो सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके ऑपरेशंस में रहती है। नेक्स्ट जो होता है वो है शेयरिंग ऑफ रिस्क। ऑब्वियसली गाइस जब आप अकेले होते हो तो आप
पूरा का पूरा लॉस बेयर करते हो। लेकिन जरा सोचिए, अगर कल जाकर आपकी फर्म में 12,000 का लॉस होता है और सब मिलकर शेयर कर रहे हैं, और अगर 3 पार्टनर्स हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए ही आएगा। इससे होता यह है कि यू कैन टेक मोर ऑफ द रिस्क बिकॉज यू नो यू कैन टेक मोर ऑफ द चैलेंजेस। आप डरते नहीं हो एक्सपांड करने के लिए, बिकॉज आपको मालूम है कि अगर आप गिरोगे तो आपको सब बेयर नहीं करना, आपके साथ और भी लोग हैं जो आपको एंकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे और आपका बर्डन शेयर करेंगे। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट पार्टनरशिप फर्म। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट, ऑब्वियसली जब 4 लोग मिलकर आते हैं तो किसी के पास कोई टैलेंट होता है, कोई लेट अस से फॉर एग्जांपल कोई सीए है तो उसका फाइनेंस का नॉलेज है, एक दूसरा पार्टनर है जो मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, एक दूसरा पार्टनर है जो आईटी देखता है, आपका पूरा आईटी सिस्टम, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर वो देखेगा, एक बंदा है जो एचआर सॉल्यूशंस पर चेक करता है। तो जब बहुत सारे लोग आते हैं तो ऑब्वियसली आपके बिजनेस को स्पेशलाइजेशन मिलता है। आप अकेले सब नॉलेज नहीं ले सकते, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए आपको हर एरिया में स्ट्रांग होना पड़ता है, और इसीलिए partnership helps by giving you that edge, by giving you that specialization as compared to your competitors. So ये आपके advantages थे जो हमने पूरे अच्छी तरह से यहां पर देखे। अब कल जाकर आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे और सब इक्वल पार्टनर्स का सब से रहे, और कल जाकर ऐसा ना हो जाए कि कोई डिसीजन अकेला दूसरों के लिए ले ले और बाकी सब पार्टनर्स जो है वो अनसेटिस्फाइड रहे। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब मिलकर एक पार्टनरशिप डीड बना लें। पार्टनरशिप डीड जो है आपको एक लीगल प्रोटेक्शन देता है। कल जाकर अगर कोई पार्टनर अपनी ही चला रहा है और दूसरों की नहीं सुनता, तो पार्टनरशिप डीड यहां पर काम में आएगा आपके कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए। श्योर। अब हम थोड़ा सा डिसएडवांटेज देखते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेज है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में ही पहला डिसएडवांटेज देख लिया कि यहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंटली लायबल। कल जाकर अगर फर्म के एसेट्स इनसफिशिएंट हैं, तो मैंने यहां पर आपको कल बताया था, अब पार्टनर्स को अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज भी बेचनी पड़ेगी, लेकिन आपको सब डेट चुकाना पड़ सकता है। सेकेंड, पार्टनरशिप फर्म की गाइज लाइफ जो है वो अनसर्टन है। आपको मालूम है कि मिनिमम 2 लोग रिक्वायर्ड है। बताइए अगर 2 लोगों का फर्म है और उसमें एक की डेथ हो गई, तो बताइए क्या पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगा या नहीं होगा? 100% होगा। यहां पर हम देख सकते हैं, हो सकता है दूसरा पार्टनर की डेथ हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, इनकेपेबल हो जाए, रिटायर हो जाए। ऐसे समय पर आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। इसीलिए लोग कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म की जो लाइफ है वो अनसर्टन है, पता नहीं कब क्या हो जाए। थर्ड भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि आप अपना शेयर ऐसे ही किसी को नहीं बेच सकते जब तक सबका कंसेंट नहीं मिल जाता। और यहां पर सबका मतलब मैंने पहले बताया ऑल है, मेजॉरिटी नहीं। इसके लिए ये बहुत इनकन्वीनियंस क्रिएट होता है। कल जाकर अगर आपको पैसों की जरूरत है और आप सोचते हो कि मुझे बिजनेस को एग्जिट करना है, मुझे मेरा शेयर किसी को बेचना है, तो आप ये नहीं कर सकते जब तक सब के सब दूसरे पार्टनर्स आपको इसकी परमिशन दें। बहुत बार लैक ऑफ हार्मनी गाइस होता है, ऐसा मतभेद होते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरे का व्यू या पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते और देयर इज अ कोल्ड वॉर और झगड़ा हो जाता है। और जब ये होता है तो देयर इज अ डेडलॉक, एंड व्हेन देयर इज अ डेडलॉक, बिजनेस के जो हमारे गोल है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, सब बदल जाते हैं, एंड देन इट बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल किसी के साथ बिजनेस करना। सो ऑब्वियसली देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रिक्शन एंड डिसकंटेंट, और जब डिफरेंसेस आते हैं तो ऑब्वियसली इट कैन लीड टू एंड ऑफ द पार्टनरशिप। याद रखें, लिमिटेड कैपिटल हो सकता है। अब मैं आपको यहां पे बता दूं, पहली बात, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये ध्यान से देखना है। सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट हैव क्लियरली पुट अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50। सर मतलब 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। ओके, मतलब मैक्स 50 पार्टनर्स कैन बी देयर इन एन एसोसिएशन और अ पार्टनरशिप फर्म। यस, अगर आपने 50 से ज्यादा किए तो लॉ के हिसाब से वो इट विल बिकम एन इलीगल एसोसिएशन। ओके, सो गाइस यहां पर रूल कहता है कि ऑब्वियसली जब 50 ही मैक्स मेंबर्स हैं तो कैपिटल जो रेज होगा ऑब्वियसली उस पर एक लिमिटेशन आ जाती है। आप उतना कैपिटल नहीं रेज कर पाते जितना आप एक कंपनी में कर पाते। श्योर अबाउट दिस? पक्का। यहां पर अब मैंने पार्टनरशिप डीड के बारे में अब थोड़ा सा एक स्लाइड देख लेंगे। सो पार्टनरशिप डीड इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पहले बनता है एग्रीमेंट और फिर हम उसे डीड बनाते हैं। सो नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर एन एग्रीमेंट। इट कैन बी इन राइटिंग और ऑल्सो बी वर्बल, बट ऑब्वियसली इट इज डिजायरेबल कि आपका जो एग्रीमेंट है वो राइटिंग में हो, सो दैट फ्यूचर में झगड़े ना हो। डॉक्यूमेंट में हर वो एक कंडीशंस और टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए जो कि
आपकी राइट्स और ड्यूटीज को डिफाइन करें। जब एक पूरा ऐसा एक रिलेशनशिप एक एग्रीमेंट बन जाता है तो हम कहते हैं कि उसे अब ड्राफ्ट कर स्टैम्प कर देना चाहिए एज पर स्टैम्प एक्ट। जब ये सब हो जाए तो हम उसे कहेंगे कि पार्टनरशिप डीड बन गई। जब पार्टनरशिप के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हो तो याद रखें कि पार्टनरशिप हमेशा राइटिंग में हो, स्टैम्प्ड हो और रजिस्टर्ड हो अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिससे फ्यूचर में कोई भी तरह के झगड़े ना हो। यहां पर एक लास्ट में मैंने आपको कुछ बताया है कि पार्टनरशिप डीड में नॉर्मली क्या क्या चीजें कवर होती है। आप इसको एकदम ध्यान से देखिए। पहला होता है पार्टनरशिप फर्म का नाम, दूसरा पार्टनर्स का नाम, थर्ड आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो यहां पर आपका आ गया फर्म नेम, यहां पर आ गया आपके सब पार्टनर्स का नाम, फिर यह आ गया आपका प्रिंसिपल प्लेस, यस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, फिर ये डेट ऑफ कमेंसमेंट, आपने कब बिजनेस शुरू किया, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आगे वाले पार्ट में आप देखने वाले हैं कि हो सकता है कि पार्टनरशिप एट विल ना हो। एट विल मतलब इनफाइनाइट, जब तक चलना है चलेंगे। पार्टनर ड्यूरेशन मतलब बहुत बार पार्टनरशिप ड्यूरेशन के लिए भी बनती है, तो अगर वो है तो वो यहां पर बताना है। हर पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, कौन से पार्टनर्स बाद में एडमिट हुए, कौन से रिटायर हुए, क्या हम इंटरेस्ट दे रहे हैं कैपिटल पर, ड्रॉइंग्स पर, सेटलमेंट की प्रोसेस क्या होगी और डिसोल्यूशन के वक्त क्या प्रोसेस होगी, क्या पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन मिल रहा है, क्या बीच में कभी कोई पार्टनर को एक्सपल किया गया था, बाहर निकाला गया था। गाइज आप आगे वाले पार्ट्स में देखने वाले हैं, ये सब इन डेप्थ सिखाया गया, एक्सपल्शन एंड ऑल दैट पार्ट। याद रखें कि पार्टनरशिप फर्म में एडिशन डिलीशन प्रोविजंस का बाद में भी पीछे से किया जा सकता है, मतलब आपकी डीड को पीछे से भी रिवाइज किया जा सकता है। जब जब रिवाइज करें इट इज इंपॉर्टेंट कि आप रिवाइज डीड को भी फिर से रजिस्टर ऑफ फर्म्स में रजिस्टर कर लें। मैंने आपको पहले ही बताया पार्टनरशिप डीड के रिलेटेड आप पूरा मेरे पार्ट 11 में जाकर देख सकते हैं। श्योर अबाउट दिस, पक्का? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने, जैसे मैंने आपको बताया, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और पार्टनरशिप डीड के बारे में एकदम अच्छी तरह से समझा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, ग्रो टुगेदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।